बच्चों, क्वांटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। लेकिन क्वांटिफिकेशन के बारे में जो फैराडे ने लॉ दिए, उन लॉज पर आने से पहले हम आपको एक दूसरे रास्ते पे पहले लेके चलते हैं। मान लो हमारे सामने एक रिएक्शन ऐसे लिखी है, ए और 2b, और ये आपका प्रोड्यूस कर रहा है कुछ 3c। ठीक है, तो अब तक जो हम लोगों ने इसमें मोल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो मोल का कॉन्सेप्ट क्या कहता था बच्चों, कि यदि एक मोल ए के रिएक्ट करेंगे, दो मोल बी के रिएक्ट करेंगे, तो तीन मोल आपके सी के फॉर्म होंगे। ये थी कहानी किस चीज की, मोल के कॉन्सेप्ट की। ठीक है, इसी पर यदि मैं इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगाऊं, एक नई चीज के बारे में बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट। ये चीज आपने पहले पढ़ी होगी, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जितने इक्विवेलेंट ए के रिएक्ट करेंगे, इक्विवेलेंट जितने ए के रिएक्ट करेंगे, उतने ही इक्विवेलेंट बी के रिएक्ट करेंगे, और उतने ही इक्विवेलेंट सी के फॉर्म होंगे। इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी इक्विवेलेंट ए के रिएक्ट करेंगे, उतने ही इक्विवेलेंट सी के, उतने ही इक्विवेलेंट बी के रिएक्ट करेंगे, उतने ही सी के फॉर्म होंगे। ठीक है, ये इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, जरा इस चीज को थोड़ा समझते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा हमारे पास 100 रुपए है। ठीक है, इस 100 रुपए से हम मान लीजिए ऐसा कर सकते हैं कि 2 लीटर मिल्क ले सकते हैं। ठीक है, या हमने कहा 1 किलो हम सेब ले सकते हैं, या मैंने कहा कि इस 100 रुपए से ही मैं 2 डीवीडी खरीद सकता हूं, पायरेटेड वाली। ठीक, अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि अगर मैं आपको ये कह दूं कि ये जो 100 रुपए का नोट है ना, ये 100 रुपए का नोट एक इक्विवेलेंट रुपए है। ये 100 रुपए को मैं कह दूं कि ये एक इक्विवेलेंट है, तो ये 2 लीटर मिल्क भी कितने के बराबर हुआ, एक इक्विवेलेंट के बराबर हुआ। ये 1 किलो एप्पल भी किसके बराबर हुआ, एक इक्विवेलेंट के बराबर हुआ। ये 2 डीवीडी भी किसके बराबर हुई, एक इक्विवेलेंट के बराबर हुई। यानी नॉर्मल सेंस में कहा जाए तो 2 लीटर मिल्क से 1 केजी एप्पल एक्सचेंज किया जा सकता है, 1 किलो एप्पल से 2 डीवीडीज एक्सचेंज करी जा सकती, क्योंकि ये चीजें सब की सब एक इक्विवेलेंट के बराबर हैं। तो चीजों में जो रिएक्शंस होती हैं ना, वो भी इसी टर्म में होती हैं। इसका जितना इक्विवेलेंट लिया जाएगा, इसके पास जितना अमाउंट होगा, इससे खरीद फरोख्त उतने के ही बराबर होगी, ये जो प्रोड्यूस होगा उतने के ही बराबर होगा। ठीक है ना, ये हमेशा ही चीजें बराबर आएंगी। अब मैं आपको, अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया हो, तो मैं आपको एक इक्वेशन से इस चीज को प्रूव करता हूं, फिर अपन डिटेलिंग इसकी बाद में करेंगे। वो मैं प्रूव करता हूं। मान लो हमने एक ऐसी इक्वेशन ले ली, Al प्लस Cl2, और इससे बना दिया मैंने AlCl3। ठीक है, हम लोगों ने एक फैक्टर पहले पढ़ा है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं, जो आपने प्रीवियस नॉलेज थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, उससे एक फैक्टर हम लोग ने पढ़ा था, एक्स फैक्टर। ठीक है, एक्स फैक्टर क्या होता था, एक्स फैक्टर यदि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट होता था, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या कोई रिड्यूसिंग एजेंट होता था, तो उसके लिए एक्स फैक्टर होता था चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय पर मॉलिक्यूल, ये हुआ करता था। यदि कोई आपका एसिड हुआ करता था तो उसके लिए रिप्लेसेबल एच, बेस हुआ करता था तो रिप्लेसेबल ओ एच, सॉल्ट हुआ करता था तो उसका एक्स फैक्टर क्या लेते थे आप, सॉल्ट हुआ करता था उसका एक्स फैक्टर टोटल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज ले लेते थे, टोटल पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज कुछ भी ले लेते थे, याद आया ये, और निगेटिव चार्ज, ये एक्स फैक्टर होता था। ठीक है, अच्छा, एक चीज और आपने पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा कि यदि आप मोल मल्टीप्लाई बाई एक्स फैक्टर कर दें,
तो उससे इक्विवेलेंट आते हैं। मोल मल्टीप्लाई बाई एक्स फैक्टर कर दें तो उससे इक्विवेलेंट आते हैं। ठीक है, इतनी नॉलेज आपने पहले गेन कर ली होगी। अभी अगर नहीं भी आपको पता है तो इन चीजों को बस आप दिमाग में रखो। इस पे हमने कहा ना डिटेलिंग अपन जब टाइट्रेशन कराएंगे ना तो उससे पहले इस पर और डिटेलिंग कर देंगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि हमेशा चीजों के इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। इसका जितना भी अमाउंट होगा उसी के अमाउंट में खरीद फरोख्त इस पूरी रिएक्शन के अंदर होगी। जैसे अगर मैं मोल का कॉन्सेप्ट यहां लगाऊं तो क्या है, मोल का कॉन्सेप्ट लगाने से पहले मुझे रिएक्शन की बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। बैलेंसिंग तो मुझे टोपी मेथड पता है, यहां 3 का चेंज आ रहा है तो मैं यहां 3 लगा देता हूं। एल जा रहा है Al+3 में 3 का चेंज आ रहा है, यहां 0 से जा रहा है -1 में चेंज आ रहा है 1 का, लेकिन 2 एटम है तो 2 लगा दिया। ठीक है, इधर 2 हो गया, इधर 2, ये मैंने टोपी मेथड से इसको बैलेंस कर दिया। यानी मोल का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, मोल का कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि इसके 2 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करेंगे, इसका 2 मोल बनेगा। ठीक है, एक्स फैक्टर क्या कह रहे हैं इनके, एक्स फैक्टर ये आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कहां से 3 इलेक्ट्रॉनों का चेंज कर रहा है तो इसका एक्स फैक्टर कितना आ जाएगा 3। ये रिड्यूस हो रहा है तो पर मॉलिक्यूल कितने का चेंज आ रहा है जरा देखो, 0 से जा रहा है -1 में 1 का चेंज आ रहा है। ठीक है, और ऐसे हैं कितने 2 तो 2 का चेंज आ गया। ये क्या है सॉल्ट, सॉल्ट के अंदर आप क्या करते हो, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ले लेते हो 3, दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखो जरा सा, ये हमेशा ही बराबर आएगा बच्चों, हमेशा ही। ये क्या है इक्विवेलेंट, यानी जितने इक्विवेलेंट इसके रिएक्ट करेंगे उतने ही इक्विवेलेंट इसके रिएक्ट होंगे, उतने ही इक्विवेलेंट इसके रिएक्ट होंगे। इनका रेशियो हमेशा 1:1:1 आएगा। क्यों, क्योंकि जो खरीद फरोख्त होती है वो सेम इक्विवेलेंट में होती है। आप 2 लीटर मिल्क देकर 1 डीवीडी ले रहे हो तो गड़बड़ है। ठीक है ना, आप जो चीजें करोगे वो सेम, रिलेशन उनका सेम होना चाहिए। अब ये 2 लीटर मिल्क, 1 केजी एप्पल, 2 डीवीडी, ये सब हम तब इक्विवेलेंट की फॉर्म में निकाल सकते हैं यदि हमको कोई बता दे कि एक इक्विवेलेंट कितने के बराबर है। ठीक है ना, हम मार्केट में जाकर खूब सारे दूध को बता देंगे कितने इक्विवेलेंट के बराबर है, खूब सारे एप्पल को बता देंगे सामने जो एप्पल रखे हैं कितने के इक्विवेलेंट के बराबर है, खूब सारी डीवीडीज रखी हैं बता देंगे कितने इक्विवेलेंट डीवीडीज यहां रखी हुई हैं। अगर हमको यह पता हो कि वन इक्विवेलेंट किसको कहा जाए, तो एक साइंटिस्ट आए फेराडे, उन्होंने ये हमें 100 रुपए बताए कि हम कितने को एक इक्विवेलेंट के कहेंगे। उन्होंने कहा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहा जाएगा 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी मैं आपको इस पर ना खूब सारी चीजें करके दिखाऊंगा, हमेशा ये बराबर आएंगे। और लेकिन हम लोग अगर इधर चले गए ना तो भटक जाएंगे रास्ते से। ठीक है ना, इसलिए हमने सिर्फ हल्की सी झांकी आपको दिखाई है। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ऐसा कहा फेराडे साहब ने। उन्होंने हमको ये 100 रुपए का नोट दिया, और जैसे ही 100 रुपए का नोट दिया अब हम चीजों को इक्विवेलेंट की फॉर्म में देख सकते हैं। मतलब क्या, जैसे देखो मैंने कहा कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर बना रहा है कॉपर सॉलिड। ठीक है, मोल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 1 मोल कॉपर आयन 2 मोल इलेक्ट्रॉन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो 1 मोल कॉपर सॉलिड बनेगा। ठीक है, यानी 1 मोल कॉपर +2 आयन 2 मोल इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो कॉपर सॉलिड 1 मोल बनेगा। 1 मोल कॉपर सॉलिड का मतलब इसके एटॉमिक वेट के बराबर, यानी कितना कॉपर सॉलिड बन जाएगा 63.5 ग्राम। ये है इसका एटॉमिक वेट, इतना कॉपर बन जाएगा। अब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाते हैं। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जितने इक्विवेलेंट इसके रिएक्ट करेंगे उतने ही इक्विवेलेंट इसके रिएक्ट करेंगे, उतने ही इक्विवेलेंट इसके रिएक्ट करेंगे। इसके कितने इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रॉनों के कितने इक्विवेलेंट आ रहे हैं,
ये दो इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्यों सर? क्योंकि फैराडे साहब ने क्या कहा, एक मोल इलेक्ट्रॉन बराबर एक इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कितने मोल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? दो मोल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी दो इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो चीज प्रोड्यूस करेगा वो भी कितने के बराबर प्रोड्यूस करेगा? दो इक्विवेलेंट के बराबर प्रोड्यूस करेगा। यानी कॉपर का जो 63.5 ग्राम है ना, ये कितने इक्विवेलेंट्स का वेट है? ये दो इक्विवेलेंट्स का वेट है। यानी यहां से अब हमें क्या चीज पता चल गई कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 63.5 डिवाइड बाई 2। कैसे? दो इक्विवेलेंट से दो इक्विवेलेंट आएंगे, तो एक इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? इसका एटॉमिक वेट डिवाइड बाई 2। ये है एक इक्विवेलेंट वेट कॉपर का। यानी आपके सामने यदि W ग्राम कॉपर दे दिया जाए तो आप बता लोगे कि इसके अंदर कितने इक्विवेलेंट कॉपर के मौजूद हैं। जैसे मोल्स निकालते वक्त क्या करते थे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे ही वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये क्या आ जाएंगे? उधर आता था नंबर ऑफ मोल्स, यहां आ जाएंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला? इधर 1 किया, जो चीज यहां डिनोमिनेटर में चली गई, एटॉमिक वेट डिवाइड बाई दैट थिंग इज इक्वल टू क्या चीज आ जाएगी? वेट ऑफ वन इक्विवेलेंट। जैसे एक और देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि एल्युमिनियम +3 3 इलेक्ट्रॉन लेकर बना रहा है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट है 27। इसका मतलब क्या? ये कितने इक्विवेलेंट आ रहे हैं? फिर से सुनो, ये 3 इक्विवेलेंट आ रहे हैं। 3 इक्विवेलेंट आ रहे हैं तो इसका भी 3 इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। मोल क्या कह रहा है? 27 ग्राम डिपॉजिट हो रहे हैं। यानी 27 ग्राम किसके बराबर है? 3 इक्विवेलेंट के बराबर। यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम कितना होगा? इज इक्वल टू एटॉमिक वेट 27/3। यानी कभी भी इक्विवेलेंट वेट निकालना हो आपको तो क्या करो? यहां 1 कर दो, जो इधर चला जाएगा वो यदि एटॉमिक वेट में डिवाइड कर दिया जाए तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। यानी अब हम यहां फॉर्मूले पर पहुंच गए। क्या आ गया फॉर्मूला? फॉर्मूला आ गया इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या हो गया? एटॉमिक वेट अपॉन, इसको मैं नाम दे देता हूं फिर से एक्स फैक्टर, क्योंकि ये हमारा पढ़ा पढ़ा टर्म है। और एक्स फैक्टर यहां हमने क्या बोला है? इलेक्ट्रॉन को 1 करिए, जो चीज यहां डिनोमिनेटर में आ जाए वो आपका क्या कहलाएगा? उसका एक्स फैक्टर कहला जाएगा। ठीक है, जैसे और देखते हैं जरा सा। मैंने कहा कि मान लो हमने कहा ट्वाइस ऑफ OH माइनस, इसको हमने न्यूट्रलाइज किया था। H2O हाफ ऑफ O2 हाफ ऑफ O2 +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी दो इलेक्ट्रॉन से, जरा सोचना, दो मोल इलेक्ट्रॉन से या दो इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो डिपॉजिट होगा वो भी दो इक्विवेलेंट के बराबर होगा। यानी 32 डिवाइड बाई 2, यानी कितना हो गया? ये ऑक्सीजन का कितना है? 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32 डिवाइड बाई 2, यानी कितना हो गया? 16। 16 कितने के बराबर है? दो इक्विवेलेंट के बराबर है। यानी ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट वेट कितने के बराबर होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2। तो क्या कर दो? मॉलिक्यूलर वेट बाई एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर कैसे निकालोगे? दिस डिवाइड बाई, जो टर्म नीचे आ जाए, तो टर्म कितना नीचे आ जाएगा? 4। यानी 32 डिवाइड बाई 4, यानी 8 ग्राम
है एक इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2। 1 इक्विवेलेंट ऑफ O2 का वजन कितना है? 8 ग्राम के बराबर है। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कि इक्विवेलेंट वेट क्या चीज होती है। इलेक्ट्रॉन 1 करो और इधर जो टर्म आ जाता है वो हमारा इक्विवेलेंट वेट के बराबर हो जाता है। इतनी बात तो समझ में आ गई। तो सर हम इससे क्वांटिफाई कैसे करेंगे? अभी करवाते हैं क्वांटिफाई। अब जरा देखो, फैराडे साहब ने अपना फर्स्ट लॉ दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो चीजों का अमाउंट डिपॉजिट या लिबरेट होता है, उन्होंने कहा कि जैसे ये आपने कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल बार बार आया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो भी चीजें डिपॉजिट या लिबरेट हो रही हैं प्रोसेस के दौरान, जैसे मान लो कोई चीज लिया आपने, यहां किसी चीज का अमाउंट डिपॉजिट हुआ, तो उन्होंने कहा कि कोई भी चीज जो डिपॉजिट या लिबरेट हो रही है उसका अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ चार्ज के। अच्छी बात है। जितना यहां पर करंट फ्लो होगा, जितना आप यहां से स्ट्रॉ से घसीटोगे और जितना फेंकोगे, उतना ही डिपॉजिट होगा, उतना ही लिबरेट होगा। आसान सी बात लग रही है। इन्होंने कहा W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT। ये भी समझ में आ रहा है, कूलाम के अंदर चार्ज है, ठीक है ना, एम्पियर इंटू सेकेंड। उन्होंने कहा दिस इक्वल टू ZIT। Z को इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये जो फैराडे का फर्स्ट लॉ था ना, इस फर्स्ट लॉ को अगर यहां पर आप ऐसे ध्यान दोगे तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन अगर आप इसको ऐसे समझोगे जैसे मैंने इक्विवेलेंट आपको सिखाया, तो आपको और जल्दी समझ में आएगा। सिंपल सी बात है, यहां पर जितने इक्विवेलेंट चार्ज आ रहा है उतने ही इक्विवेलेंट चीजों के यहां डिपॉजिट होंगे या यहां से चीजें लिबरेट होंगी। इधर चीजों का डिपॉजिट होने वाला अमाउंट या यहां लिबरेट होने वाला अमाउंट बराबर के इक्विवेलेंट बराबर होंगे जितने इक्विवेलेंट यहां पर चार्ज आ रहा है। ठीक है। अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने कहा था 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पर यदि हम चार्ज के बारे में बात करें तो चार्ज कितना होगा? चार्ज होगा 1 मोल, मतलब समझ में आ गया, N0 एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आता है 96500 कूलाम, जिसको हम 1 फैराडे चार्ज कहते हैं। अब यहां पर इस कहानी में आपको थोड़ा सा ये लगा होगा कि यहां क्या चल रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो आपने अब तक सीखा उसका यूज क्या है। जो आपने ऊपर पढ़ा और जो ये वाली चीज है, इनको मैं एक साथ कंबाइन करके आपको सिखाता हूं। जैसे देखो, मान लो हमने कहा यहां पर कॉपर सल्फेट है, एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं। इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। क्या सर इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? बिल्कुल, कुछ जगहों पर करते हैं, उनको हम एक्टिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। अभी फिलहाल हमें क्वांटिफाई करना है, पहले हम इस पर चले आते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि यहां से हमने 2 एम्पियर की करंट कुछ 30 मिनट तक फ्लो कराई। यहां पर 2 एम्पियर की करंट 30 मिनट तक फ्लो हुई। बताओ यहां पर कॉपर कितना डिपॉजिट होगा? ठीक। अब हम फैराडे के लॉ क्या कह रहा है? जितना वेट डिपॉजिट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। तो हम इस पर नहीं जा रहे हैं, हम अपने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं कि जितने इक्विवेलेंट चार्ज के आएंगे उतने ही इक्विवेलेंट चीजों के डिपॉजिट या लिबरेट होंगे। तो चार्ज के कितने इक्विवेलेंट आ रहे हैं? आई कितना है? 2 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 60। इतने कूलाम चार्ज आ रहा है। आई
मल्टीप्लाई बाई टी इन सेकेंड, इतने कूलाम चार्ज आ रहा है, अपॉन 96500। ये क्या आ गया बच्चों? इक्विवेलेंट कितने आ रहे हैं चार्ज के, क्योंकि इतने कूलाम है कितने के बराबर? एक इक्विवेलेंट के बराबर। तो जितने इक्विवेलेंट आ रहा होगा उतने इक्विवेलेंट चीजों के डिपॉजिट करवाएगा। मान लेते हैं W ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, तो हमने कहा लेन देन बराबर का होगा। जितने इक्विवेलेंट यहां पर आ रहे होंगे पक्का उतने ही इक्विवेलेंट यहां डिपॉजिट हो रहा होगा। तो हम जरा देख लेते हैं कि मान लेते हैं हमने कहा W ग्राम डिपॉजिट होगा, तो इसके अंदर इक्विवेलेंट कितने डिपॉजिट होंगे? W ग्राम कॉपर के अंदर इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर कितने आएंगे? तो एक इक्विवेलेंट का वेट कितना है? वो वेट है 63.5/2। ये आ गए इक्विवेलेंट, ये आ गया करंट। दोनों कैसे होंगे बराबर? क्योंकि लेन देन सेम तरीके से होता है। जितने इक्विवेलेंट करंट के आएंगे, चार्ज के जितने भी इक्विवेलेंट आएंगे, उतना ही इक्विवेलेंट चीजों के डिपॉजिट या लिबरेट होंगे। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, अगर किसी ने यह कह दिया होता कि कॉपर सल्फेट आपने एक्वस लिया हुआ है, हमने आई 2 एंपियर की करंट 30 सेकंड तक फ्लो कराई, बताइए कि यहां से पहले तो कौन सी गैस निकलेगी, यहां से कौन सी गैस निकलेगी, और उस गैस के मोल कितने होंगे, या एसटीपी पर वॉल्यूम कितना होगा। कोई भी चीज पूछ सकते हैं, बहुत आसान सा है बच्चों, सिर्फ यही एक कॉन्सेप्ट लगेगा पूरे पहले पार्ट में। इक्विवेलेंट जितने आएंगे उतने डिपॉजिट या लिबरेट होंगे, बस यही चीज। तो हमने कहा पहले हम ये देख लें कि कौन सी गैस लिबरेट होगी। तो गैस जो है हमारी लिबरेट होगी वो कौन सी लिबरेट होगी? एक साइड तो कॉपर डिपॉजिट होगा और दूसरे साइड से ऑक्सीजन निकलेगी। ठीक है, तो फिर से मोल निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, आराम से बात कर लेते हैं। चलो फिर से हमने कहा इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज कितने आएंगे। अब हम दूसरे सवाल के बारे में बात कर रहे हैं। चार्ज के इक्विवेलेंट कितने आएंगे? 2 × 30 × 60 अपॉन 96500। इतने इक्विवेलेंट चार्ज के आ रहे हैं, इतने ही इक्विवेलेंट चीजें डिपॉजिट होंगी। वेट डिवाइड बाई गैस जो है ऑक्सीजन है, यानी मॉलिक्यूलर वेट, अपॉन ऑक्सीजन के लिए एक्स का फैक्टर कितना निकाला था आपने? 4, डिवाइड बाई 4। या मोल निकालने हैं और अच्छा कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, दिस इंटू 30 × 60 अपॉन 96500। इसको ऊपर ले जाओ, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही तो मोल होते हैं, मल्टीप्लाई बाई एक्स फैक्टर, ये इक्विवेलेंट आया था। ये क्या चीज आ गई? ये चीज आ गए मोल्स, मोल्स ऑफ O2। यानी इधर हम 4 से डिवाइड करें, मोल्स ऑफ O2 पता चल जाएंगे। और एसटीपी पर पूछा है 1 मोल O2 का वजन 22.4 लीटर, वॉल्यूम 22.4 लीटर। तो जो भी आ रहा होगा उसमें हम क्या कर दें? मल्टीप्लाई बाई 22.4 लीटर कर दें, 22.4 कर दे, तो हमको पता चल जाएगा क्या? वॉल्यूम एट एसटीपी। वॉल्यूम एट एसटीपी। ठीक है, तो कोई भी चीज हो, जैसे मान लो आपसे ये कह दिया गया कि यार एक कंटेनर है, दूसरा कंटेनर है, इस कंटेनर में हमारा कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है, इस कंटेनर में हमारा कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है, इस कंटेनर में हमारा AgNO3 प्रेजेंट है। हमने ऐसे कनेक्ट किया कि सब में करंट जो है वो सेम जा रहा है, कुछ ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया कि सब में, मतलब हम सीरीज में एक तरह से कनेक्ट करके इनके अंदर करंट फ्लो करा रहे हैं। और हमने कहा ये बताओ कि एक साइड में एजी जो डिपॉजिट हो रहा है वो 216 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। एजी जो है वो 216 ग्राम एजी के डिपॉजिट हो रहे हैं।
बताओ प्रोसेस के दौरान यहां पर कितना कॉपर डिपॉजिट हो रहा होगा, या यहां से कितना ऑक्सीजन निकल रहा होगा, कुछ तो भी सब बताया जा सकता है। फिर क्या होगा, जितना अमाउंट एजी का डिपॉजिट, लेन देन सेम तरीके से होगा, जितना अमाउंट एजी का डिपॉजिट होगा उतने ही इक्विवेलेंट करंट आएंगे, उतने ही इक्विवेलेंट कॉपर का डिपॉजिट होगा। तो सिल्वर का इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे, कितना इक्विवेलेंट सिल्वर का आया, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कितना है, 108 डिवाइड बाई 1। क्यों सर 1 क्यों, क्योंकि एजी के बारे में सोचो, एजी प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन एजी, इसको इधर ले जाओगे तो 1 ही आएगा। दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, मान लेते हैं इतना, डिवाइड बाई 63.5 बाई 2। सॉल्व करके बता लेंगे कि कितना वेट कॉपर का डिपॉजिट होगा। या पूछा जाता O2 कितनी लिबरेट होगी, कोई दिक्कत नहीं है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 4। वेट निकाल लेते, मोल्स निकाल लेते, वॉल्यूम निकाल लेते, जो कहा जाता वो पता चल जाता। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, और थोड़ा आगे चलते हैं। मान लो हमसे कहा गया कि यहां पर कंटेनर है, इसके अंदर हमने लिया, फिर से कॉपर सल्फेट ले लो, ठीक है। हमसे कहा गया कि यहां कॉपर सल्फेट लिया गया है 2 लीटर ऑफ कुछ तो भी 0.6 m CuSO4 सोल्यूशन है, ठीक है। यहां पर करंट कुछ पास हुई, आई बराबर मान लो 2 एम्पियर की करंट पास हुई, टी इक्वल टू कुछ मान लो 10 सेकेंड के लिए। मुझे बताओ कि यदि ये प्रोसेस हुई होगी तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है एंटायर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान, हमेशा वो बोलेंगे। बताओ इस प्रोसेस के बाद जो सॉल्यूशन की मोलरिटी है वो कितनी हो जाएगी। तो होगा क्या, इलेक्ट्रोलिसिस होगी, कॉपर डिपॉजिट करेगा, कॉपर डिपॉजिट करेगा तो Cu यदि खत्म होगा तो CuSO4 का अमाउंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, मोलरिटी कम होती चली जाएगी। सर ये चीज नहीं समझ में आई। अबे कॉपर यदि कम होगा तो कॉपर सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन तो कम होता चला जाएगा ना। देखो सल्फेट पर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि सोल्यूशन कैसा हमने लिया है एक्वस। सल्फेट पे तो बहुत रेयरली फर्क पड़ता है, जो हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो। इस पर तो फर्क पड़ेगा नहीं, यानी जो फर्क पड़ेगा वो कॉपर पर पड़ेगा। तो कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन जितना खत्म हो गया हो वो निकाल लेते हैं, मोलरिटी हमें पता चल जाएगी। सर कैसे, देखो जितने इक्विवेलेंट करंट के आ रहे हैं 2 × 10⁻⁹ ये क्या आ रहा है, इक्विवेलेंट आ रहे हैं, करंट के इक्विवेलेंट आ रहे हैं। जितने इक्विवेलेंट करंट के आ रहे हैं उतने ही इक्विवेलेंट कॉपर डिपॉजिट होगा, यानी यही क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर के बराबर होगा। समझना, कॉपर के इक्विवेलेंट कितने कैसे होते हैं, कॉपर के इक्विवेलेंट ऐसे निकाल देते ना, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाई एक्स का फैक्टर जो 2 करते थे, यही तो इसके बराबर करते थे। अच्छा, यदि मैं इधर सॉरी वेट अपॉन क्या होता था यहां पर, इसको पूरा सही से लिख देते, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर किसके बराबर होता था, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यही होता था। इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एक्स फैक्टर। आया समझ में, बोलो बच्चों। इसका मतलब अगर हम सीधे सीधे देखें तो ये जो इक्विवेलेंट ऑफ करंट के आ रहे हैं उतने ही इक्विवेलेंट कॉपर के डिपॉजिट हो रहे होंगे, यानी मोल्स ऑफ कॉपर कितने डिपॉजिट हो रहे होंगे, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, यानी ये आ जाएंगे 2 × 10⁻⁹ × 2। ये क्या आ जाएंगे, मोल्स ऑफ कॉपर जो डिपॉजिट हुए हैं, ठीक है। इनिशियली मोल कितने थे, इनिशियली थे मोल
1.2 मोल थे। ये क्या हो गए? डिपॉजिट हो गए। दोनों को घटा दो, ये क्या आ जाएंगे? मोल्स रिमेनिंग। मोल्स आ गए तो हम क्या, वॉल्यूम तो सेम ही है, 2 लीटर मल्टीप्लाई बाई नई मोलरिटी, आपको नई मोलरिटी पता चल जाएगी। ठीक है, अच्छा, इतने आइडिया लेने के बाद थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, लेकिन टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको आगे फटाफट ले चलता हूं। यहां मैं आपको हिंट देता हूं, आप इन सवालों को करिएगा। आपसे कहा गया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, व्हाट वॉल्यूम in liter of O2 and H2 are produced at STP when 30 ml passed through a K2SO4 solution इतने मिनट। ओके, आपको क्या दिया है? आपको इक्विवेलेंट पता है करंट के कितने आ रहे हैं। जितने करंट के इक्विवेलेंट आ रहे हैं उतने इक्विवेलेंट ही हाइड्रोजन आएगी, उतने ही इक्विवेलेंट क्या आएगी? ऑक्सीजन। दोनों के आप क्या निकाल सकते हो? मोल्स निकाल सकते हो। निकाल सकते हो मोल्स, क्योंकि इक्विवेलेंट वाले फॉर्मूले में हम ये कर दें, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एक्स फैक्टर, तो क्या पता चल जाएगा हमको? मोल्स। मोल्स ऑफ O2 पता चल गए, मोल्स ऑफ H2 पता चल गए, तो हमको इससे मल्टीप्लाई कर लें 22.4, इससे मल्टीप्लाई कर लें 22.4, हमको एसटीपी पर ओवरऑल गैसेस कितनी बाहर निकल रही हैं पता चल जाएगा। सॉल्व करिए इसको, बताइए क्या आ रहा है। अगला देखो, इतने लीटर ये दिया गया है, इतने मिनट तक इतने एम्पियर करंट इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग, ये अभी हमने बताया आपको, इसको सॉल्व करो। अगला क्या है? एक सैंपल है इतने क्रोमियम+3 का, इतने करंट से इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करी जा रही है, फाइनल जो बच रहा है वो इतना बच रहा है, बताओ क्या हो रहा होगा? समझ में? कितने इक्विवेलेंट करंट आ रही है? इतने इक्विवेलेंट करंट के आ रहे हैं, इतने करंट। अच्छा ठीक है, टाइम पूछा गया, टाइम पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या कर लें, कितने इक्विवेलेंट डिपॉजिट हुआ है, ये आ गए क्या? इनिशियली जो मिली मोल प्रेजेंट थे, इसको वॉल्यूम को लीटर में चेंज कर लो, क्योंकि हम हमेशा लीटर में चेंज करके काम करते हैं, डिवाइड बाई 1000 कर लो। ये इनिशियली क्या प्रेजेंट है? मोल। वॉल्यूम इलेक्ट्रोलिसिस में चेंज नहीं होगा, ये इनिशियली लास्ट में क्या प्रेजेंट हो गए? मोल। दोनों का डिफरेंस क्या आ गया? जो मोल डिपॉजिट हो गए। मोल डिपॉजिट पता चल गए तो इक्विवेलेंट डिपॉजिट पता चल जाएंगे। मोल्स डिपॉजिट पता चल गए, हमको एक्स फैक्टर पता है, इक्विवेलेंट डिपॉजिट पता चल जाएंगे। अब इससे इक्विवेलेंट डिपॉजिट जितने हुए हैं उतनी ही करंट आ रही होगी, आई मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइड बाई 96500। निपटाओ इसको भी। अगला क्या है? इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट हाउ मेनी ग्राम ऑफ कॉपर आर डिपॉजिट, कॉपर आर प्लेटेड आउट, बात एक ही, ऑन द कैथोड इन टाइम that it take liberate in 5.6 liter of O2 measured at STP। ओके, इतने लीटर आपकी STP पर ऑक्सीजन निकल रही है, ठीक है। क्या आप ये बता सकते हो कि कितने इक्विवेलेंट निकल रहे होंगे? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि हमको पता है अगर मैं इसमें 22.4 से डिवाइड कर दूं तो मोल्स आ जाएंगे, मोल्स मल्टीप्लाई बाई इट्स एक्स फैक्टर 4, इक्विवेलेंट आ जाएंगे। अब हमसे पूछा गया है कि इतने इक्विवेलेंट ये निकल रही है, बताओ कितने इक्विवेलेंट कॉपर के, कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, दोनों के इक्विवेलेंट बराबर करो। ठीक, चलो इनको भी देखो और इनको भी देखो, निपटाओ और मुझे बताओ कि क्या आ रहा होगा। बहुत आसान है बच्चों, सिर्फ क्या करना है, लेन देन बराबर वालों में होता है और बराबर रुपयों में होता है, ठीक है ना, यही आपका बेसिक थीम है इसकी। ठीक, निपटाओ जल्दी से।